हाय एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फ्रांसिस बेकन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि फ्रांसिस बेकन के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स है व उसके लाइफ के हवाले से, उसके वर्क के हवाले से, उसके जो फेमस कोटेशन है, ताकि आप वो एमसीक्यूज़ के साथ एक्सप्लेनेशन भी होती है तो आप उस एक्सप्लेनेशन के बिना पर इस एमसीक्यूज़ को बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। जो पहला एमसीक्यू है उसमें पूछा गया है फ्रांसिस बेकन वाज बॉर्न, कि फ्रांसिस बेकन जो है वो कब पैदा हुए थे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के डेट दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर 1560 है, 1562 है, 1561 है और 1563 है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है 1561। फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था 1561 में। जब भी आपसे ये सवाल पूछी जाए तो आपने 1561 ही जवाब देना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे एमसीक्यू पर। दूसरे एमसीक्यू को देखते हैं। बेकन वाज नाइटेड इन, कि बेकन को कब जो है वो नाइट बनाया गया था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर में जो है आप देखते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नाइट मुकर्रर किए जाते थे। जब बादशाह का किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता था तो उसे नाइट मुकर्रर किया जाता था और मुख्तलिफ़ इलाक़े और ज़मीनें उसके हवाले किए जाते थे जहाँ से वो टैक्स कलेक्शन वग़ैरह, और वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो उसे कब जो है वो नाइट बनाया गया था। डेट्स को देख लेते हैं। 1601, 1602, 1603 और 1604। तो इसमें जो सही जवाब है वो है 1603 का। तीसरी एमसीक्यू पर आ जाते हैं और तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है बेकन वाज चार्ज्ड ऑफ ब्राइबरी एंड करप्ट प्रैक्टिसेस बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन, के बेकन पर जो है वो करप्शन चार्जेस लगे थे, करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे और फिर इस करप्शन को प्रूव भी कर लिया गया था। ये वो कब लगाए गए थे, कब उस पर जो है वो चार्ज किया गया था, कब उसे गिल्टी जो है वो माना गया था। अच्छा, ये तो डेट्स को देख लेते हैं। 1618, 1619, 1620 और 1621। आप सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। 1621 बिल्कुल सही गेस किया आपने, यही है इसका जवाब 1621। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। व्हाट पनिशमेंट वाज अवॉर्डेड टू हिम बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे क्या पनिशमेंट दी, क्या सज़ा दी। तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके अंदर चूज़ करते हैं कि कौन सी सज़ा इसे दी गई थी। फर्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया गया है, फाइन ऑफ 10,000 पाउंड्स, 10,000 पाउंड का जुर्माना, एन इम्प्रीजमेंट फॉर 2 ईयर्स, और 2 साल के लिए जेल। एक ही ऑप्शन हो गया। दूसरा, फाइन ऑफ 20,000 पाउंड्स, एन इम्प्रीजन फॉर 4 ईयर्स, 20,000 का जुर्माना, 20,000 पाउंड का जुर्माना और 4 साल जेल। फाइन ऑफ 40,000 पाउंड्स, एन इम्प्रीजमेंट ऑफ 8 ईयर्स। और तीसरा ये कि इसे जो है 30,000 का जुर्माना और 8 साल की कैद हुई थी। फाइन ऑफ 40,000 पाउंड्स एंड लाइफ इम्प्रीजमेंट, कि या इस पर जो है 4,000 पाउंड्स का जुर्माना लगा था और लाइफ इम्प्रीजमेंट जो है इस पर लगाई गई थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है फाइन ऑफ 40,000 पाउंड्स एंड लाइफ इम्प्रीजमेंटो, यही सही जवाब है। अब ये करप्शन चार्जेस जो है वो कब लगे थे, कब जो है फ्रांसिस बेकन किसी ओहदे पर थे कि उस पर ये इल्ज़ाम लगे। आप 1618 में देखते हैं कि इसे लॉर्ड चांसलर जो है उसे बनाया गया था और फिर उस पर ये इल्ज़ामात लगे कि उसने दौरान सर्विस जो है वो लोगों से करप्शन लिए और उस करप्शन के बिना पर वो जो है फिर लोगों के हक़ में पैसे ले दिया करते थे। तो फिर उसे चार्ज भी कर दिया गया, उस पर सज़ा भी चढ़ाई गई और 40,000 पाउंड की सज़ा की फ़ाइन उस पर लगा और इसके साथ जो है वो टावर ऑफ लंदन में जो है वो क़ैद कर लिए गए। ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि उसे कहाँ पर क़ैद कर लिया गया था, तो आप कहेंगे इम्प्रिजन इन द टावर ऑफ लंदन। आगे बढ़ते हैं पाँचवीं एमसीक्यू की जानिब और पाँचवा एमसीक्यू है, हाउ डिड बेकन पे हिज फाइन एंड हिज लॉन्ग एंड हाउ लॉन्ग ही रिमेंड इन जेल, कि किस तरह उसने जो है अपना फाइन, अपना जुर्माना अदा किया और कितने वक्त तक जो है वो जेल में रहा। तो देखते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस को।
ही पेड हिज फाइन इन हिज इंस्टॉलमेंट्स एंड रिमेन इन जेल फॉर 1 ईयर। वो 1 साल के लिए जेल में रहे और अपनी जुर्माने को किस्तों की शक्ल में अदा करते रहे। दूसरा ऑप्शन है ही पेड हिज फाइन इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, 2 किस्तों में उसने अपने जुर्माना अदा किया। एंड रिमेन इन जेल फॉर 2 ईयर्स, और तकरीबन 2 सालों के लिए जेल में रहे। तीसरा ऑप्शन है ही पेड हिज फाइन इमीडिएटली, फौरन अपना जो जुर्माना है वो अदा किया, बट रिमेन इन जेल फॉर 5 ईयर्स, लेकिन 5 सालों तक जेल में रहे। किंग जेम्स वन अलाउड हिज फाइन टू रिमेन अनपेड। किंग जेम्स वन ने ये अलाउ किया कि आप अपनी फाइन को जो है वो अदा न करें। एंड रिलीज हिम फ्रॉम जेल जस्ट द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन जो है उसे जेल से रिलीज़ कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसमें यह ऑप्शन सही है कि किंग जेम्स वन ने उसकी जो जुर्माना था उसे मुआफ़ कर दिया और इसे नेक्स्ट डे जो है उसे जेल से रिलीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। अ ग्रेट क्रिटिक समस बेकन करेक्टर इन दीज वर्ड्स, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनिस्ट ऑफ मैनकाइंड, वो इज़ द क्रिटिक। कि एक क्रिटिक ने करेक्टर को जो उसका खाका है उसे पेश किया है इन लफ्ज़ों में, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनिस्ट। तो किसने ये लफ्ज़ जो है अदा किए हैं बेकन के हवाले से? पहले इसको समझ लेते हैं। वाइजेस्ट उसे क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके पास वर्ल्डली विजडम बहुत ज़्यादा थी। विजडम क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपको इसके एसेज में नज़र आ सकती है। मीनिस्ट क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ ए ट्रेचरस करेक्टर, क्योंकि उसकी करेक्टर जो है वो थोड़ी सी सस्पिशियस थी, इसलिए इसे मीनिस्ट कहा गया है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ड्राइडन, पोप, डॉक्टर जॉनसन, आर्नल्ड। तो आप देखते हैं कि पोप जो है वो एक सेटेरिस्ट थे, तो ये बाप पोप ही कर सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है पोप। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं। उस पर भी हमारे साथ एमसीक्यूज है, उन्हें भी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश इन बेकन्स फर्स्ट एडिशन ऑफ 1597। कि 1597 में जो बेकन का फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ था उसमें कितने ऐसे थे? तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमें मिले हैं 10, 12, 15, 16। तो इसमें कितने थे? इसमें थे 10 एसेस। ये सही जवाब है कि इसमें थे 10 एसेस। ये आपका सही वाला ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब जो है वो पढ़ते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो क्या है। हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश इन बेकन सेकेंड एडिशन ऑफ 1612। फिर 1612 में बेकन की जो है वो दूसरी एडिशन आती है। तो इस दूसरी एडिशन में जो है वो कितने एसेज थे? तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमें मिले हैं 36, 37, 38 एंड 39। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है 38 का। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। हाउ मेनी इशेज वर पब्लिश इन बेकन्स थर्ड एंड फाइनल एडिशन ऑफ 1625। फिर 1625 में जो है उसका फाइनल एडिशन आता है, तो उसमें कितने पब्लिश हुए थे? तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमें जो है वो नज़र आते हैं, उसे देखते हैं। 56, 57, 58, 59। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है 58 का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ बेकन्स द न्यू एटलांटिस। के बेकन का न्यू एटलांटिस क्या है? बेकन का जो न्यू एटलांटिस है ये एक यूटोपियन नावल है जो बेकन पोस्टामसली, बेकन की मौत के बाद, देहांत के बाद जो है वो पब्लिश किया गया था 1622 में। इसमें बेकन जो है वो पोर्ट्रे करता है, दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है फ्यूचर ह्यूमन डिस्कवरी कि आइंदा आने वाले वक्त में जो है ह्यूमन क्या डिस्कवरी करेंगे और उनके पास कौन सा इल्म होगा। तो इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन से क्लियर भी हो गया है। ए कन्वर्सेशनल स्टाइल, अच्छा सॉरी, अ वॉल्यूम ऑफ पीसेस, तो ये नहीं है। ए हिस्टोरिकल वर्क, ये भी नहीं है। अ यूटोपियन रोमांस, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन, अ यूटोपियन रोमांस। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ बेकन्स एपोप्टिज्म। एपोप्टिम्स के बेकन का एपोप्टिम्स क्या है? हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है एन evaluation of Renaissance. Next है a literary treatise, a collection of jest and witty saying.
तो इसमें जो सही ऑप्शन बनता है वो हमारे पास क्या है, ए कलेक्शन ऑफ जेस्ट एंड विटी सेंग, के इसमें जो है फ्रांसिस बेकन की विटी सेंग्स और जेस्ट जो है उन्हें कलेक्ट करके पेश किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच प्रो स्टाइल आर बेकन्स एसे रिटन, बेकन के एसेज जो है वो किस स्टाइल में लिखे गए हैं, इन कन्वर्सेशनल स्टाइल, मुकालमे की शक्ल में लिखे गए हैं, और दूसरा ऑप्शन है इन सेटेरिकल स्टाइल, सेटायर के तौर में लिखे गए हैं, मतलब किसी चीज़ को किसी आदत को रिडिक्यूल कर दिया गया है, इन ह्यूमरस स्टाइल, या इन एफरिस्टिक स्टाइल। तो एफरिस्टिक स्टाइल को समझ लेते हैं कि एफरिस्टिक स्टाइल किसे कहते हैं। एफरिस्टिक स्टाइल इसे कहते हैं कि जब आप कंसाइज, शॉर्ट और पिटी स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं, जिसके अंदर सारे आइडिया का एसेंस जो है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, ये बेज़ाहिरी तौर पर कुछ ही लफ्ज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर एक पूरा पैराग्राफ या एक पूरा ऐसे जो है वो क्या है, वो इसके अंदर समा गया है। तो इसी तरीके से जो बेकन है वो भी मशहूर थे एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए। तो आप इसके अंदर ऑप्शन मार्क करेंगे एन एफोरिस्टिक स्टाइल। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एमसीक्यूज़ है। हाउ डिड द इटालियन फिलासफर मैकियावेली इन्फ्लुएंस बेकन, तो मैकियावेली का बेकन पर क्या असर था। मुख्तलिफ ऑप्शन मिले हैं, फिलासफी ऑफ सक्सेस बट वट एवर मीन्स पॉसिबल, मॉरल और इमोरल, कि आपने कामयाब होना है किसी भी तरीके से, अखलाकी या गैर अखलाकी तरीके से, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है फिलासफी ऑफ सक्सेस बाय स्ट्रिक्टली मॉरल मीन्स, आपने कामयाब होना है लेकिन अखलाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर। हाउ टू विन फेवर ऑफ द मोनार्क, कि किस तरह आपने जो है वो मोनार्क के दिल को जीतना है। हाउ टू कम आउट ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ, और ज़िंदगी में संजीदा मसाइल से किस तरह बाहर आना है। मैकियावेली को आप जानते हैं कि वो इस तरह का फिलासफर था जो लोगों को तरगीब देता था कि आपने किस तरह जो है इस चीज़ में अपना रास्ता निकालना है। आप जो है उसकी द प्रिंस किताब को देख के उसमें तरकीबें जो है बादशाह को दिखाता है कि आपने किस तरह पावर तक पहुंचना है। तो फॉर मैकियावेली देयर इज़ नो मॉरल और इमोरल थिंग, द ओनली थिंग इज़ टू गेट द पावर। तो फ्रांसिस बेकन को भी उसने जो है इन्फ्लुएंस कर दिया था। आप फ्रांसिस बेकन को फिर भी देखते हैं कि उसका उसकी पर्सनालिटी पर कितना नेगेटिव असर होता है। वो भी जो है करप्शन के चार्जेस में जेल जो है वो चला जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपको वाज़ेह हो गया होगा कि इसमें सही वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर आपको क्लियर हो गया है जी। फिलासफी ऑफ सक्सेस बाय वट एवर मीन्स पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है वो बढ़ते हैं, वी आर कमांडेड टू फॉरगिव और एनिमीज बट नेवर टू फॉरगिव आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम विच इज ए इन दिस सेंटेंस इज दिस सेंटेंस टेकन, कि किस ऐसे से ये सेंटेंस जो है वो लिया गया है। मुख्तलिफ इसेज पहले इसको समझ लेते हैं कि वी आर कमांडेड, हमें ये हुक्म दिया गया है टू फॉरगिव और एनिमीज़, कि अपने दुश्मनों को मुआफ़ करें, बट नेवर टू फॉरगिव और फ्रेंड्स, लेकिन अपने दोस्तों को कभी भी मुआफ़ नहीं करना है। वैसे फ्रांसिस बेकन की ये भी ख़ासियत है कि फ्रांसिस बेकन जो है ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने वर्क्स में, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। तो उसका जो ज़ाहिरी मतलब है कि आप फ्रेंड्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। एंड विन एवर ही डू समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल देन यू फाइंड इट हार्ड टू फॉरगिव हिम, देयर फॉर अ फ्रेंड शुड नेवर बिट्रे। तो इसमें जो सही ऑप्शंस है उसे देखते हैं कि कौन सा है, आप पैक्शन, आप रिवेंज, आप फ्रेंडशिप, आप एनवाई। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑफ रिवेंज, सही है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब जो है वो पढ़ते हैं, और ये है हमारे पास, चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून मोर बिटर, फ्रॉम विच इज दिस सेंटेंस कोटेड। लेकिन पहले इस सेंटेंस को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स, चिल्ड्रन
bring happiness and fulfillment in life, but they also adds to the difficulties, well-being, and also create a lot of problems like financial problems, and it adds up to the responsibilities कि जब बच्चे आ जाते हैं ज़िंदगी में खुशी आ जाती है, लेकिन उसके साथ जिम्मेवारियों में भी जो है वो फिर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ज़िम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो है खुशियों के साथ थोड़ा सा बदकिस्मती वाला उनसर भी जो है वो शामिल है। तो ये कहाँ से उठाया गया है, आपने ये जो है उसका जवाब प्रोड्यूस करना है। बहुत ही सिंपल है, आप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इसके अंदर जो है वो सही जवाब है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये रिलेटेड है इससे। दूसरे ऑप्शंस को देखते ही नहीं। He that hath wife and children hath given hostage to Fortune, from which essay is this sentence quoted। कि ये सेंटेंस किस से जो है वो कोट किया गया है। लेकिन पहले इस लाइन को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। Having a children and wife, one exposes himself to the uncertainties and external influences that can affect the happiness। कि जब आपके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो आपके लाइफ में एक अनसर्टिनिटी होती है कि कल क्या होगा, व्हाट इज़ कमिंग माय वे, यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन। सो देयरफॉर you lift yourself at the mercy of the at the mercy of the destiny, at the mercy of God। तो आप जो है एक किस्म की परचून के हॉस्टेज हो जाते हैं, आप यरगमाल हो जाते हैं, आपकी ख्वाहिशें यरगमाल हो जाती है। यू सेक्रीफाइस योर एवरीथिंग, यू सेक्रीफाइस योर ड्रीम एट्सेट्रा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप ही गेस कर लीजिए। आप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, आप फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, आप सेरेमनीज एंड रिस्पेक्ट्स, आप मैरिज एंड सिंगल लाइफ। अच्छा जी, गेस कीजिए। आप मैरिज एंड सिंगल लाइफ, बहुत बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस कर दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं, और ये है हमारे पास। इट इज स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी, फ्रॉम विच इसे इज दिस लाइन कोटेड। तो कि ये एक बहुत ही अजीब सी ख्वाहिश है कि आप पावर को हासिल करें और इसके साथ आपकी लिबर्टी जो है वो आप खो दें। तो ये लाइन जो है वो किस से उठाया गया है, आप ऑनर एंड रेपुटेशन, आप काउंसिल, आप ग्रेट पैलेस, आप ग्रेट प्लेस, आप डिस्कोर्स। अच्छा जी, तो कहाँ से उठाया गया है, आप ग्रेट प्लेस से। बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, आप ग्रेट प्लेस। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ है यहाँ पर। वो एवर इज़ डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज़ आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। कि वो जो तन्हाई में खुश रह सकता है, या तो वो क्या है, या तो वो वहशी है या खुदा है। तो कहाँ से ये लाइन जो है वो उठाया गया है, मुख्तलिफ ऑप्शन हमें मिले हैं। आप फ्रेंडशिप, आप यूथ एंड एज, आप फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, आप नेचर एंड मैन। तो ज़ाहिरी तौर पर है ये थीम जो है किस चीज़ से मैच कर रहा है, आप फ्रेंडशिप से। बिल्कुल सही गेस किया आपने, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरे एमसीक्यू को देखते हैं। रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, फ्रॉम विच एसे इज दिस लाइन कोटेड। कि किस एसे से ये लाइन जो है वो उठाया गया है। अच्छा जी, तो अच्छा जी, तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपकी नॉलेज जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, उसमें नई नई आइडियाज़ का जन्म होता है। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो आप हमेशा रेडी होते हैं।
एंड राइट एन एग्जैक्ट मैन। जब आप राइटिंग करते हैं तो आप अपने थाट्स को एक जगह जो है वो इकट्ठा करते हैं, उसके लिए आर्गूमेंट जो है वो डेवलप करते हैं, तो आप एक कंप्लीट मैन बन जाते हैं। फ्रॉम विच इसे इज़ दिस लाइन टेकन, किस इसे ये लाइन जो है वो लिए गए हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास, आप डिस्कोर्स, आप काउंसल, आप विजडम, आप मैन, आप स्टडीज़। तो बज़ाहिर है ये थीम जो है किससे टेली कर रहा है, आप स्टडीज़ से। तो आपका सही जवाब जो है ये है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, सेल ऑल दो हैस्ट एंड गिव इट टू द पुअर एंड फॉलो मी, फ्रॉम विच इसे इज दिस लाइन कोटेड। कि सेल ऑल दो हैस्ट, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बेच दो, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीब को, एंड फॉलो मी, और मुझे फॉलो करो। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से उठाया गया है? आप गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर, आप ग्रेट प्लेस, आप रिचेज, आप नोबिलिटी। थीम को टेली करें, किससे मैच हो रहा है? आप गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर, तो यहाँ से ये उठाया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं, व्हाई डिड बेकन ट्रांसलेट सम ऑफ हिज वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू लैटिन। कि बेकन ने अपने वर्क्स को क्यों जो है वो इंग्लिश से लैटिन से ट्रांसलेट किया? गेस कीजिए, शाबाश। ओके, बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज मास्टरी ओवर बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। वो दिखाना चाहते थे कि मैं इंग्लिश को भी लिख सकता हूँ, लैटिन को भी बहुत बखूबी लिख सकता हूँ। दूसरा, बिकॉज ही बिलीव दैट लैटिन वुड लास्ट लॉन्गर देन इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। और इसका ये मानना था कि बतौर एक लिटरेरी लैंग्वेज हो, बतौर अदब के ज़बान के, लैटिन जो है वो ज़्यादा उम्र तक जी पाएगी इंग्लिश से। और तीसरा ऑप्शन है, ही न्यू लैटिन बेटर देन इंग्लिश, क्योंकि वो लैटिन को इंग्लिश से और ज़्यादा जानते थे। चौथा ऑप्शन है, बिकॉज लैटिन इज़ ईजियर देन इंग्लिश, कि लैटिन जो है वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि उसका मानना था कि लैटिन जो है वो ज़्यादा सर्वाइवल करेगी इंग्लिश के मुकाबले में एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। बेकन हेल्ड हाई पोजीशन इन द कोर्ट ऑफ, कि किसके कोर्ट में बेकन को जो है वो आला मर्तबे पर जो है वो फाइज थे, वहाँ पर उसकी इज्जत की जाती थी। मुख्तलिफ ऑप्शन है, क्वीन एलिज़ाबेथ वन, किंग जेम्स वन, इन द कोर्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, इन द कोर्ट ऑफ नीदर ऑफ देम, किसी भी नहीं, या दोनों, या क्वीन एलिज़ाबेथ, या किंग जेम्स वन। तो ये दोनों में जो है ये खुश थे, दोनों के रूल के अंदर इसने जो है वो एंजॉय किया है। आई होप कि इस वीडियो से आपने थोड़ा कुछ जो है वो लर्न किया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस किस्म वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।